हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग गति में पढ़े थे इसके पहले। उसके आगे हम लोगों को आज देखना है एक समान त्वरित गति के समीकरण। समान गति के लिए हम लोगों के पास बस एक ही सूत्र होता है और वो सूत्र है चाल बराबर दूरी और बटा समय। इस सूत्र का उपयोग हम तब करते हैं जब वस्तु की चाल जो है एक समान हो। अगर वस्तु की चाल बदल रही है, परिवर्ती चाल है या वस्तु में त्वरण या मंदन काम कर रहा है, तो ऐसे गति के लिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोगों के पास है गति के समीकरण। तो गति के समीकरण में हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हम लोग गति के समीकरण के रूप में ही इसको जानेंगे, लेकिन ये पूरा है एक समान त्वरित गति के समीकरण। ये एक समान त्वरण का होना आवश्यक है। इसके लिए तीन समीकरण लिया गया है। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u और t समय तक ये त्वरण कार्य करे और इस दौरान वो वस्तु जो है यह दूरी तय कर ले और अंतिम वेग अगर v हो जाता है वस्तु का, तो इन सभी राशियों के बीच में जो संबंध होता है उसको तीन समीकरण से दिया गया है। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at। ये इसको हम लोग गति के प्रथम समीकरण के नाम से जानते हैं और ये गति का प्रथम समीकरण कहलाता है। इसी प्रकार से दूसरा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये जो है गति का दूसरा समीकरण। इसी तरह से तीसरा समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये जो है गति के तीन समीकरण हैं। और ये वस्तु की गति जब त्वरित होती है, वो भी एक समान त्वरित होती है, तब इन समीकरणों का उपयोग किया जाता है। इसमें कौन से किस अक्षर को किसके लिए यूज किया गया है वो आपको यहाँ बताया गया। u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन है, s डिस्टेंस है और v इज़ द लास्ट वेलोसिटी, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, दूरी, त्वरण और समय। तो यहाँ पे इन गति के समीकरणों का निगमन है। तो एक समान गति के समीकरण में, एक समान त्वरित गति के समीकरण में आप सीधे इतना ही लिखेंगे कि यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u हो, t समय में a त्वरण से वस्तु चलती है और s दूरी तय कर लेती है, अंतिम वेग अगर v हो जाता है, तो इन राशियों को निम्न तीन संबंधों से प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं समीकरणों को निम्न तीन समीकरणों से प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं तीन समीकरणों को हम कहते हैं गति के समीकरण। अब इन गति के समीकरणों की ये समीकरण आते कहाँ से हैं, इनको प्राप्त कैसे किया जाता है? तो गति के इन तीन समीकरणों को प्राप्त करने के लिए हम लोगों के पास इसके निगमन की विधि है। इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि गति के समीकरण को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो यहाँ पे हेडिंग होगा गति के समीकरण की उत्पत्ति, निगमन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। गति के समीकरण की उत्पत्ति में हम लोग इसको तीन विधि से इसका निगमन कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन जो हम लोग के पास जो है वो तीन विधि से है। पहला इसमें ग्राफीय विधि। एक विधि आप लोग पढ़ चुके हैं उसमें नाइन्थ में जो है वो सीधे गणितीय विधि से उसको प्राप्त किया जाता है। तो गणितीय विधि भी बताएंगे अभी, लेकिन इसमें पहला लीजिए ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड। ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन कैसे करेंगे उसके लिए। तो ग्राफीय विधि में जो अभी माना गया था कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, त्वरण a है, t समय में वस्तु s दूरी तय करती है और अंतिम वेग v हो जाता है। तो इसका हम लोग वेग समय वक्र, कौन सा वक्र? वेग समय वक्र, vt वक्र अगर इसका खींचते हैं, जिसमें x अक्ष पे हम लोग समय ले लें और ये t समय सेकंड में, और इस y अक्ष पे हम लोग वेग ले लें और वक्र को हम ऐसे प्लाट कर लें, तो ये प्रारंभिक वेग है
और यहाँ पर अंतिम वेग मान लें कि यहाँ पे t समय के बाद इसका अंतिम वेग जो है v हो जाता है, और ये समय हम लोग मान लें t। तो ये हुआ वेग समय वक्र। अब वेग समय वक्र की सहायता से कैसे हम लोग गति के तीनों समीकरणों की उत्पत्ति करेंगे उसके विषय में, तो ये तो मानना पड़ेगा ग्राफीय विधि में पहले कि माना एक वस्तु का प्रारंभिक वेग ए है, एक त्वरण से वस्तु t समय में s दूरी तय करती है और अंतिम वेग उसका v है, तो वस्तु का vt वक्र, वेग समय वक्र मीन्स vt वक्र निम्न होगा, वक्र बन जाएगा। वक्र बनाने के बाद इसमें थोड़ा सा और सुधार करें और इस वक्र को ऐसे दो भागों में बांट लें। ये तो हम लोग का मूल बिंदु है, इसको a मान लें, b मान लें, ये c हो जाएगा, ये d हो जाएगा। ये हुआ DC जो है वक्र का वह भाग है जिसमें वेग u से v हो रहा है, प्रारंभिक वेग u और t समय में वस्तु दूरी तय कर रही, वो अलग बात हो गई, लेकिन ये अंतिम वेग जो है v हो जाता है। तो गति के समीकरणों में अब पहला समीकरण अगर निकालना है ग्राफीय विधि में, इसको पहली विधि कर लीजिए, और यहाँ पे पहला समीकरण अगर निकालना है तो वक्र का पिंड का त्वरण, तो vt वक्र से त्वरण जानते हैं हम लोग कि vt वक्र से अगर पिंड का त्वरण निकालना है तो उसमें होता है vt वेग समय वक्र का ढाल मतलब ढाल, स्लोप, ग्रेडियंट, इसको हम लोग प्रवणता भी कहते हैं। 10 में आपको बताया गया है कि किसी रेखा का x अक्ष से जो झुकाव होता है, इस झुकाव का जो x अक्ष के धन दिशा से रेखा के झुकाव के कोण का tan मान अगर ले लें तो इसी tan मान को हम कहते हैं इस रेखा की प्रवणता, ढाल, ग्रेडियंट या जो कहते हैं। तो tan हुआ, और tan मतलब मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ ले लें और यहाँ पे एक त्रिभुज बना लें, तो tan थीटा के हिसाब से हो जाएगा लंब बटे आधार, ये हो जाएगा AB बटे BC। तो AB बटे BC भी इस रेखा का ढाल है और tan थीटा भी इस रेखा का ढाल है। थीटा जो है कोण के पदों में दिया हुआ है, AB बटे BC जो है भुजाओं के पदों में दिया हुआ है। तो वैसे ही इस वक्र का अगर ढाल निकालना है तो इसको अगर थीटा मान लिया है तो यहाँ हम ढाल के पद को हम लोग tan थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं, और tan थीटा के रूप में लिखने जाएंगे तो tan थीटा मतलब इस त्रिभुज, यहाँ समकोण बनेगा तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा। इस त्रिभुज BCD में लंब बटे आधार, तो लंब हो गया BC, आधार हो गया T। ये मान चल रहा है किसका, एक्सेलरेशन का त्वरण। तो त्वरण मान मिल गया हम लोगों को BC बटे DV। अब BC क्या है, तो BC को हम लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी u है और मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी v है। तो BC मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और इस दूरी का मतलब, या इसको आप चाहो तो ऐसे भी बार लिखा जा सकता है tan थीटा BC मतलब AC माइनस AB, ऐसे भी लिखा जा सकता है। BC मीन्स BC हमको नहीं पता, लेकिन A से C पता है, A से B पता है, तो AC में से AB घटा देंगे, मिल जाएगा BC। अब AC क्या है, AC हम लोगों का V, और AB क्या है, AB हम लोगों का U बटे, और DB मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको माना गया है T, ये होगा T। यानी कि A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T, अब T का तिरक गुणा कर देगा तो हो जाएगा AT इक्वल टू V माइनस U, यहाँ से हो जाएगा V इक्वल टू U प्लस AT। ये जो है गति का प्रथम समीकरण है, बहुत ही सरल विधि है। गति के प्रथम समीकरण के निगमन के लिए आप सीधे VT वक्र का ढाल निकाल दें और ढाल को U, V और T के पदों में लिख दें, यहाँ आपको गति का प्रथम समीकरण यहाँ पे प्राप्त होगा। इसी तरह से ग्राफीय विधि में ये पहला हुआ, पहला समीकरण के लिए हुआ। इसी तरह से दूसरे समीकरण की बात करेंगे लोग, तो दूसरे समीकरण के लिए हम लोगों को निकालना है दूरी। दूसरा समीकरण s बराबर होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर।
तो ग्राफी विधि में अब दूसरा दूरी के लिए, तो पिंड द्वारा चली गई दूरी, पिंड के द्वारा चली गई दूरी का जो मान होता है वह इस भीटी वक्र और समय के अक्ष के बीच घिरे भाग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये बिंदुओं में बताया गया है, या नहीं जानते हैं तो आप समझ लें कि किसी भी भीटी वक्र में अगर आपको दूरी निकालना, वेग समय वक्र में अगर पिंड के द्वारा चली गई दूरी निकालना है तो वक्र और समय के अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल, मतलब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकाल दें अगर, तो हम लोगों को इस पिंड के द्वारा t समय में चली गई दूरी प्राप्त हो जाएगी। यानी कि चली गई दूरी बराबर भीटी वक्र तथा समय के अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। तो भीटी वक्र और समय के अक्ष के बीच का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल को हम दो भाग में बांटना है, ये आयताकार भाग है और ये त्रिभुजाकार भाग है। तो इस क्षेत्रफल को हम दो भाग में लिख रहे हैं कि भीटी वक्र और समय के अक्ष के बीच जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है वह पूरा यह क्षेत्रफल होगा, यानी कि ओ ए बी सी डी ओ का क्षेत्रफल, ये पूरा ये क्षेत्रफल होगा। और इस क्षेत्रफल का मान अगर हम लोग पा जाते हैं तो वहीं पे हम लोगों को ये सूत्र मिल जाएगा, या जो दूसरा समीकरण है। तो ये दूरी चल रहा है और इसको हम दो भाग में तोड़ लें तो एक भाग मिलेगा आयत होगा ओ ए बी डी का क्षेत्रफल और धन त्रिभुज पी सी डी का क्षेत्रफल, इस आयत का क्षेत्रफल और प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ेंगे तो इस भीटी वक्र और समय के अक्ष के बीच का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब आयत का क्षेत्रफल सीधे होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मीन्स ओ ए बी, और त्रिभुज समकोण है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई। अब सब यहाँ टी यू और बी के पदों में मान रखते हैं। ओ ए है, ओ ए मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी समय के अक्ष पे चल रहा है, तो ये है टी। ए बी ये है और इसका मान है ओ से टी की दूरी, और ये है यू प्लस हाफ बी डी यहाँ पे है तो बी डी यहाँ पे फिर टी है, और बी सी यहाँ पे है, और बी सी है u माइनस भी, u माइनस भी नहीं, v माइनस यू, ये है डी सी। अब ये हो गया हम लोगों का यू टी प्लस हाफ टी, और यहाँ पे भी जो पहला समीकरण हम लोगों का मिला था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर इसमें v का मान उठा कर रख दें हमको यहाँ पे जो पहले हम लोग निकाल चुके हैं, ये हो जाएगा u प्लस ए टी और माइनस यू से यू कट जाएगा, और ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए और टी का टी में गुणा होगा तो टी स्क्वायर, ये होगा दूसरा समीकरण, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब इस ग्राफ से ही आपको दूसरा समीकरण मिल रहा है और बहुत आसानी से मिल रहा है। और दूसरा समीकरण प्राप्त करने के लिए दूरी है, और दूरी का ये फार्मूला होता ही है कि भीटी वक्र और समय के अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल अगर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं तो पिंड के द्वारा चली गई दूरी प्राप्त हो जाती है। और उसी क्षेत्रफल को प्राप्त करने के लिए हम लोग इसको दो भागों में तोड़ लिए, एक आयत में और एक त्रिभुज में। आयत का क्षेत्रफल धन त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र सीधे लंबाई गुणे चौड़ाई, ओ ए गुणे ए बी, ये हो गया। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज है, 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई, यानी डी बी गुणे बी सी, ये हो गया। सारा मान जो ज्ञात पदों में रख देंगे, इस प्रकार हम लोग ये दूसरा समीकरण मिल जाएगा। इसी तरह से इसी वक्र भीटी वक्र से हम लोग इसका तीसरा समीकरण निकालेंगे, और तीसरे समीकरण में हम लोग फिर कुछ नया नहीं करेंगे, हम लोग तीसरे समीकरण के लिए भी यही काम करेंगे। मतलब फिर हम लोग इसी वक्र भीटी वक्र के और समय का अक्ष
के बीच की जगह का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिससे कि हम लोग एक समीकरण मिलेगा, v स्क्वायर = u स्क्वायर प्लस 2as वाला रिलेशन मिलेगा। इसके लिए कैसे करेंगे, तो इस बार भी दूरी का ही फार्मूला चल रहा है और क्षेत्रफल इस बार इसको हम लोग एक समलंब चतुर्भुज माने। जैसे क्षेत्रफल हम पहली बार में निकाला है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होते, लेकिन यह एक चतुर्भुज भी है, OACD एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज नहीं, समलंब चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर है, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर है। तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है वो समलंब चतुर्भुज, और जिसमें दोनों समानांतर हो जाते हैं वो समानांतर चतुर्भुज। तो ये सम्मुख भुजाओं का एक युग्म OD और AC आपस में समानांतर, इसलिए समलंब चतुर्भुज हुआ। तो ऐसे बराबर हो जाएगा समलंब चतुर्भुज OACD का क्षेत्रफल। अब समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग OD प्लस AC और गोयन के बीच की दूरी, लंबवत दूरी मतलब OA। ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गोयन भुजाओं के बीच की दूरी। बीच की दूरी मतलब इनके बीच की लंबवत दूरी में ये OA होगा, नहीं तो ये BD होगा। अब इसमें फिर मान रखा जाए, 1/2 OD की वैल्यू है U प्लस AC की वैल्यू है V और OA की वैल्यू है T। अब फिर यहाँ पे जहाँ पे ये मिल रहा है क्या, ये V मिल रहा है, V की जगह पे हम लोग फिर रखेंगे वही पुराना मान U प्लस V, या इसको यहीं रोकें अभी T। और जो गति का प्रथम समीकरण है, क्योंकि हम लोग जो समझ लाना है उसमें ये चाहिए, तो गति का प्रथम समीकरण है V = U प्लस AT। यहाँ से AT का मान निकालें तो ये होगा V माइनस U, और T का मान निकालें तो V माइनस U/A। इस मान को उठाकर अगर यहाँ रखें हम लोग तो ये होगा हाफ V प्लस U, और T की जगह पर वो मान रखें V माइनस U/A। तो A प्लस B, A माइनस B वर्गांतर के अगर हिसाब से चलें तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1/2A V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और इधर है यस। ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है, ये यहाँ लाना पड़ेगा तभी जाके ये यहाँ पे जाके सही होगा ये। अब इस 2A का मल्टीप्लिकेशन इधर यस में होगा, तो ये हो जाएगा 2AS = V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और इसको फाइनल करें तो V स्क्वायर = हो जाएगा U स्क्वायर प्लस 2AS। ये जो है गति का तृतीय समीकरण, V स्क्वायर = U स्क्वायर प्लस 2AS। तो ग्राफ से हम लोग तीनों समीकरण एक एक करके प्राप्त किए, गति का प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण। तो ये था गति के समीकरण की उत्पत्ति, जबकि वस्तु जो है एक समान त्वरण से गतिशील है। और उसमें भी ये प्रथम विधि है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि के बाद एक है कलन विधि। कलन विधि में कैलकुलस का यूज है, और कैलकुलस बताया नहीं गया है। हम यहाँ कोशिश करेंगे कि कैलकुलस में से जो चीज़ें आ रही हैं वो आप समझ सकें, और कैलकुलस के जो सूत्र हैं उसको आप नियम के तौर पर लेके चलेंगे तो इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो दूसरी विधि हम लोग करने जा रहे हैं गति के समीकरण के निगमन की द्वितीय विधि, और द्वितीय विधि है कलन विधि। कलन विधि का यूज़ करने के पहले हम लोग थोड़ा सा कलन विधि पे, कैलकुलस पे, इस अवकलन और समाकलन पे थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे आपके गणित के किसी ब्रांच में कुछ सूत्र मिलते हैं और जहां उसका उपयोग करना होता है, कंडीशन अगर अनुकूल है, सही है, कंडीशन है वहाँ पे, तो सूत्रों का उपयोग करते हैं हम लोग। चाहे चाल निकालना हो, ब्याज निकालना हो, इस तरह की चीज़ों में हम लोग उस सूत्रों का प्रयोग करते हैं। कलन विधि तो गणित की पूरी चीज़ है,
लेकिन कलन विधि से कुछ सूत्र निकल के आते हैं जिसको अगर आप जान लेंगे तो ये इसका जो निगमन वो सरल हो जाएगा। अवकलन और समाकलन, इंटीग्रल और डिफरेंशियल। यहाँ पे इंटीग्रल ही मुख्य रूप से है। डिफरेंशियल किसी पद का, जैसे y का अगर हम लोगों का डिफरेंशियल करना, अवकलन करना x के सापेक्ष, तो इसको हम लोग दिखाते हैं dy बाई डी एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ y। तो इसको हम कहते हैं y का x के सापेक्ष अवकलन। और अवकलन के भी कुछ अपने प्रॉपर नियम है। अवकलन एक पूरी बृहद है, उसका एक ब्रांच है गणित का, उसमें पढ़ते हैं हम लोग। तो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं समाकलन। यहाँ पे हम लोगों को समाकलन के कुछ सूत्र यूज करने हैं, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे हैं। समाकलन के लिए हम चिन्ह ऐसे ही यूज करते हैं। अब इसमें एक सूत्र होता है जिसका उपयोग यहाँ करना है, एक्स पावर एन डी एक्स। इसको हम पढ़ते हैं इंटीग्रल एक्स पावर एन डी एक्स, यानी कि एक्स पावर एन का एक्स के सापेक्ष समाकलन, एक्स के पावर एन का एक्स के सापेक्ष समाकलन, इसको पढ़ते हैं इसे। और इसका मान जो होता है सूत्र के हिसाब से निकालते हैं, तो ये इतना आता है। तो इसी एक सूत्र का उपयोग जो है यहाँ पे हम लोग बार बार करना है। और उसी सूत्र के उपयोग से हम लोगों का जो है अवकलन, ये जो गत के समीकरण, ये सब सॉल्व होंगे। यहाँ पे एन जो है एनी नंबर, रियल नंबर है, कोई भी वास्तविक संख्या लेकर यहाँ पे हम लोग अवकलन कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि x पे घात अगर 0 है तो उसका अवकलन क्या होगा? तो x पे घात 0 मतलब क्या? 1। इसका भी अवकलन होगा, और इसका अवकलन क्या होगा? x पे पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1, इसका मान हो जाएगा x। यानी कि आप x पे पावर 0 लिखें या dx लिखें, या आप x वो 1 इंटू dx लिखें, इन सब का मतलब एक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर y का पद रहता तो यहाँ पे हम y पे घात 0 लगा देते हैं। तो इसी एक सूत्र का जो है बहुत बृहद उपयोग है, और उसी के उपयोग से जो है हम लोग यहाँ पे इसको हल करेंगे। इसको गत के समीकरणों का निगमन या उत्पत्ति। तो इस एक सूत्र का उपयोग करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि यहाँ वेरिएबल जो है वही वेरिएबल यहाँ चाहिए। अगर वेरिएबल अलग अलग है तो ये सूत्र अप्लाई नहीं होगा, दोनों चर एक ही चाहिए। तो कलन विधि से पहला समीकरण, तो पहले समीकरण में हम लोग पता है, पहले समीकरण में क्या होता है? तो किसी वस्तु का त्वरण जो होता है, त्वरण, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताया गया था आपको, तत्कालिक या तत्क्षणिक त्वरण। तो त्वरण का सूत्र बताया गया था dv बाई dt, dv बाई dt, ये था त्वरण का फार्मूला। वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं। ये आया था, याद करिए, आया था, ये कहाँ से? ये आया था a इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल v बाई डेल t, ऐसी को हम लिख दिए थे v बाई डी टी। ये इसके बराबर तब होता है जब इस समय का जो समय अंतराल है, इसका मान बहुत सूक्ष्म होता है। इतना सूक्ष्म होता है कि इस समय अंतराल में भी के मान में कोई परिवर्तन न हो। उस स्थिति में जाके ये होता है कि dv बाई dt, और इसका शाब्दिक अर्थ यही है वेग परिवर्तन का समय दर, और हिंदी में आप जानते हो वेग परिवर्तन के समय दर को हम कहते हैं त्वरण। तो ये हो गया a बराबर dv बाई dt। अब इसको हल कर लेने हैं, ये हो जाएगा a dt इज इक्वल टू dv। अब इसके बाद बस समाकलन कर लेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे हम लोग समाकलन करने पर। तो समाकलन करने जाएंगे, dv को पहले कर ले रहा है, dv इक्वल टू a dt। अब समाकलन के लिए समाकलन का चिन्ह बना दिए, लेकिन इसमें कुछ लिमिट के विषय में भी सोचते हैं, सीमा के विषय में भी सोचते हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल है, यहाँ का वेरिएबल v है, यहाँ का वेरिएबल t है, वेग और समय। समय कहाँ से कहाँ बदल रहा है? तो याद करिए, हम लोग जो वक्र खींचे थे उस वक्र में कुछ इस तरह से था, यहाँ u था और यहाँ क्या था? ये था। तो समय कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है? 0 से t, इसकी लिमिट डाल देंगे यहाँ से 0 से t। और वेग कहाँ से कहाँ बदल रहा है? वेग बदल रहा है u से v, तो यहाँ लिमिट डाल देंगे u से v। और अभी आपको यहाँ बताया है कि dx का समाकलन कितना? dx का समाकलन x बताया गया है। कैसे होता है भी बताया है।
कैसे होता है, तो dx मतलब यहाँ पे 1 मान लेंगे, 1 मतलब x पावर 0 dx, और ये हो जाएगा x पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1, यानी कि ये हो गया x। ऐसे ही dv का समाकलन क्या होगा, तो dv का समाकलन v होगा, जैसे x का dx का x होगा वैसे dv का v होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग dv का समाकलन लिखेंगे v, और जो लिमिट लिए हुए है u लोअर लिमिट और v जो है अपर लिमिट। अचर पदों का समाकलन अवकलन नहीं होता है, तो एक नियत त्वरण, तो एक अचर माना जाएगा, ये निकल जाएगा बाहर, तो फिर यहाँ बच गया dt, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो dx का समाकलन x हुआ, dv का समाकलन v हुआ, तो dt का समाकलन कितना होगा, तो dt का समाकलन जो है t होगा। अब यहाँ से काम हो गया है, अब अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटा देंगे, तो अपर लिमिट है v माइनस लोअर लिमिट है u, LHS वाला काम हो गया, ये बाहर। फिर यहाँ पे अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट, एक बार t की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, फिर t की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, t की जगह पे t ही आ गया और इस t की जगह पे 0, तो a का t माइनस 0 इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 80, तो यहाँ से हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस 80। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस 80। बहुत सरल विधि है, पहली बार में थोड़ा सा पता लगेगा, लेकिन आप इस सूत्र को और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो बहुत सरल विधि है। आगे चल के हम लोगों को बहुत चीज़ें जो है अवकलन से ही करनी है। तो ये हुआ हम लोगों का अवकलन विधि से गति के प्रथम समीकरण का निगमन। इसी तरह से इसको लिख लीजिएगा, इसी तरह से जो है दूसरे समीकरण का निगमन। तो दूसरे समीकरण के लिए हम लोग शुरू करेंगे, इसको लिखते रहिए, कलन विधि में जो दूसरा समीकरण है उसके निगमन के लिए हम काम करेंगे। दूसरा समीकरण एस वाला फार्मूला आता है, तो वेग क्या होता है गति के दूसरे समीकरण के लिए, वेग के लिए क्या होता है, वेग जैसे त्वरण, वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहते हैं, वैसे ही दूरी परिवर्तन के समय दर को वेग कहते हैं। दूरी परिवर्तन के समय दर को वेग कहते हैं, ये वाला हुआ। अब यहाँ से हम लोग काम करें तो हो जाएगा ds इज इक्वल टू v dt। v का मान समीकरण x उठा कर रख दें यहाँ पे, तो हो जाएगा u प्लस 80 और dt तो अपने जगह पे है। अब इसका सामान्य गुणा करा लें तो ds बराबर हो जाएगा u dt और प्लस 80 dt। इतना काम जो आपको करना है, पहले आप वेग बराबर ds बटे dt, तत्कालिक वेग या तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आपको बताया गया था, जैसे तत्कालिक त्वरण हम अभी डिस्कस किए थे। तो तत्कालिक वेग यहाँ से ये निकलता है। अब यहाँ से फिर समाकलन करने पर अब समीकरण तैयार हो गया, केवल इसका समाकलन कर लेना है। समाकलन करने पर तो ये हो गया ds, ये हो गया u dt प्लस और ये हो गया at dt। अब यहाँ वेरिएबल t है तो u अचर माना जाएगा, u निकल जाएगा बाहर, यहाँ dt बचा। और यहाँ वेरिएबल dt है तो यहाँ t का पद है तो t तो रह जाएगा, लेकिन a निकलेगा बाहर, t ये। लेकिन समाकलन के पहले इसकी लिमिट भी थोड़ी देखनी होगी। वस्तु कुल मिला के s दूरी तय कर रहा है, s बराबर 0 से s दूरी ले लेंगे। यहाँ t है तो 0 से t समय t तक ही जा रहा है, ये भी dt है तो लिमिट इसी का देखते हैं, ये भी 0 से t। तो वैसे यहाँ पे 0 से t और यहाँ पे भी 0 से t। अब इसका और इन दोनों का समाकलन करना है, अलग अलग समाकलन, जैसे वो सूत्र वही लिखेंगे फिर हम। ds का समाकलन यस और लिमिट 0 से यस, u बाहर है और dt का समाकलन t, और यहाँ पे a बाहर है और t का समाकलन कितना होगा, तो t का समाकलन t मतलब t पे पावर 1, तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 0 से t। यहाँ देखिए सूत्र का उपयोग हुआ, यहाँ t पे पावर नहीं लिखा गया, मतलब 1 माना जाएगा, और x पावर n का फार्मूला लगाइए तो x पावर n प्लस 1, यानी कि जो भी पावर था उसमें 1 जोड़ेंगे और जो यहाँ रहा से उसी का भाग करेंगे। तो
टी पावर 1 + 1 / 1 + 1। अब इसको हल कर लेंगे काम पूरा। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इधर हो गया, u t - 0 यहाँ भी हो गया, प्लस 1 और 1 मिल के 2, तो हाफ a तो यहाँ हो गया, और ये हो गया t पे पावर 2। t पे पावर 2 मतलब t² हुआ यहाँ पे अपर लिमिट, यहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए s - 0 मीन्स यहाँ बचा सिर्फ s, और यहाँ u का t में हुआ हुआ तो ut, प्लस हाफ a और t² का होगा तो यहाँ पे होगा हाफ a t²। s = ut + हाफ a t²। यह है गति के समीकरण का दूसरा समीकरण। और इसी तरह से कलन विधि से हम लोग तीसरा समीकरण में निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ईजी है। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इस फार्मूले पर अगर तुम रिलेटेड हो, इस फार्मूले को क्लियर है दिमाग में, ये फार्मूला है, उसको एज ए फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। कहाँ से आया, क्यों होता है, इस पर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैथ की चीज़ है। इसको हम लोग एज ए फार्मूला यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि अगर हमारे पास इतना है तो उसको इतना लिख सकते हैं। इस पर बात होगी आगे चल के, कुछ बातें होंगी कैलकुलस पे। तो ये हुआ दूसरा। तीसरे के लिए भी हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, भी से ही शुरू करेंगे। और तीसरे समीकरण में भी से शुरू करेंगे कि ए से, भी ds में ए से शुरू करते हैं क्योंकि उसमें यस भी आता है और भी यू तीनों आते हैं। ए क्या होता है, ए होता है हम लोग का dv/dt, ये होता है ए। और इसमें क्या है कि इसमें ds का गुणा भाग कर रहे हैं अगर अपने पास से, थोड़ा सा इसको लाने के लिए यहाँ पे ds का भाग कर रहे हैं और यहाँ जो ds/dt कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a = ds/dt हो जाएगा v और dv/ds, और ये हो जाएगा v, यानी कि ये हो गया v dv/ds। ये थोड़ा सा ये अपने पास से करना होगा ds का गुणा भाग, और सीक्वेंस जो है भी का एस के साथ, एस का टी के साथ, जैसे कि एक भी हम लोग यहाँ पे मिल जाए, ए बराबर एक रिलेशन है ये मिला भी dv/ds। अब यहाँ से फिर ये गुणा कर लें तो हो जाएगा भी dv = a ds। बस अगर ये आप ध्यान कर लेते हैं तो बस तमाम ये एकदम सरल हो गया। अब यहाँ से समाकलन करने पर, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, समाकलन करने पर तो समाकलन होगा तो भी dv = a ds। a dv मतलब यहाँ u से v जा ही रहा है, और a ds मतलब s जो है 0 से s जा रहा है। पिछली बार में कई बार हो चुका है लिमिट s का, a का, t का। फिर इस बार समाकलन का फार्मूला लगाएंगे, सामान्य फार्मूला। अब भी का dv के सापेक्ष समाकलन, v की पावर 1 + 1/1 + 1 लिमिट u v का होगा। इसका समाकलन पूरा हो गया। इसमें a का समाकलन होगा नहीं, निकाल देंगे बाहर, और ds का समाकलन केवल करेंगे तो होगा 0 से s। अब ये हो गया हम लोगों का 1/2, 1 और 1 मिलकर 2 को निकाल देंगे इससे बाहर, और ये होगा v², लिमिट है ऊपर v और लोअर लिमिट है u, और ये हो गया a s - 0। अब यहाँ पे एक बार जो है v लिखा जाएगा, एक बार u लिखा जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के क्रम में। तो ये हो जाएगा हाफ, और जब v लिखेंगे लोग तो ये होगा v² माइनस, जब u लिखेंगे तो ये होगा u² = as। अब 2 का इधर तीर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा v² - u² = 2as। और इसको आगे बढ़ाएंगे लोग तो v² = हो जाएगा u² + 2as। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन।
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2vs। तो इसमें आपको बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, और तीनों निगमन में आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है, एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। इस तरह से ये जो है गति के समीकरणों का निगमन में आपको दो विधि से निगमन करना बताया गया। अब इसमें गति के समीकरणों में अब थोड़ा सा संशोधन किस बात का, कि कुछ स्पेशल कंडीशन, कुछ विशेष स्थिति की वस्तु यदि प्रारंभिक वेग 0 हो, मतलब वस्तु को हम फेंके नहीं, वस्तु को चलने के लिए छोड़ दें, यदि प्रारंभिक वेग 0 हो, स्थिति में करके इसको लिखेंगे, स्थिति 1, यदि प्रारंभिक वेग 0 हो तो क्या होगा, तो हो जाएगा u बराबर 0। तो जो गति के हम लोग के तीन समीकरण थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें जहाँ जहाँ u है उसको 0 कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का समीकरण v इक्वल टू ए टी, पहला हो जाएगा। इसमें इसको u 0 करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यस हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, और लास्ट वाला फार्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 2as। कब, यदि प्रारंभिक वेग 0 हो। स्थिति 2, यदि वस्तु में अवमंदन हो, अवमंदन मतलब वस्तु त्वरित गति ना करो, अवमंदित मतलब वस्तु का वेग बढ़ ना रहा, वस्तु का वेग क्या हो रहा, घट रहा हो। तो वस्तु का वेग घट रहा है तो ये वेग बार बार कर रहा है, वो चाल नहीं कर रहा है, मतलब ये सदिश राशि है, वेग भी सदिश है, त्वरण सदिश है। तो त्वरण जब धनात्मक होता है मतलब उसका मान बढ़ता है, उसको हम लोग त्वरण कहते हैं। जब वेग का मान घटता है तो उससे हम लोग डिस्टॉर्शन या अवमंदन कहते हैं। तो अवमंदन में सिर्फ करना क्या है कि जहाँ ए है उसकी जगह पे माइनस ए करेंगे, एक जगह माइनस ए करेंगे तो जो तीनों फार्मूला वो चेंज होकर कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू यू माइनस ए टी, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ये हो, अब इसमें और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं। अब मान लीजिए वस्तु जो है गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गतिशील है, तीसरी कंडीशन ले रहे हैं, यदि वस्तु गुरुत्व के अधीन गतिशील है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण के अधीन वो काम कर रहा है, उस समय क्या होगा, तो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन जो है ये जो सामान्य त्वरण है ये गुरुत्वीय त्वरण बदल जाएगा जी में, जो दूरी है वो बदल जाएगा किसमें, ऊंचाई में, बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। अब इसमें हम लोग को पता है कि जब हम लोग किसी वस्तु को नीचे से ऊपर को फेंकते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा जो नीचे होती है, वस्तु ऊपर जा रहा है तो उसका वेग जो लगातार क्या होता है, घटता है, और घटते घटते उसका वेग ऊपर जाके शून्य हो जाता है, और फिर वहाँ से वो नीचे को गिरना शुरू होता है। इस प्रकार उसका वेग जब फिर बढ़ना शुरू होता है, तो जब वस्तु नीचे से ऊपर क्यों जाता है तो जी ऋणात्मक, मतलब ये गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक होता है। इसमें दो स्थिति कर रहे हैं, पहला यदि वस्तु ऊपर की ओर गतिशील है, तो जब वस्तु ऊपर की ओर जाएगी तो उस अवस्था में ये जहाँ जहाँ ए है वहाँ हम लोग माइनस जी देखेंगे, तो हो जाएगा v इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और अंतिम फार्मूला चेंज होगा जी टी स्क्वायर, अंतिम चेंज होगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये समीकरण तब होंगे गति के जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर को जा रही है। इसके विपरीत यदि वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गतिशील हो तो अब ये जी धनात्मक हो जाएगा, ये हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर,
और तीसरा फार्मूला हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। अभी इसमें कुछ और चीज़ें हैं जिसको आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। ये एक लंबा टॉपिक हो रहा है। तो यहाँ तक आप मान के चलिए कि गति के समीकरणों के निगमन में आपको दो विधि आज बताई गई। एक विधि आप पहले से जानते हैं और इन तीनों को मिला के तीन विधि गति के समीकरण के निगमन की। फिर गति के समीकरण में कुछ विशेष स्थितियाँ, वस्तु की जब प्रारंभिक वेग शून्य हो या वस्तु का वेग घट रहा हो या वस्तु मृत्यु तो गति गतिशील हो, तो समीकरण में कैसे हम परिवर्तन करते हैं। तो मूल रूप से हम लोग गति के ये तीन समीकरण हैं, इन्हीं तीन समीकरणों के आधार पे हम लोग अन्य स्थिति के भी समीकरण जो है प्राप्त कर लेते हैं। और इसके बाद की चीज़ें जो है अगली वीडियो। ओके।